बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर नंबर 3 पे, लेक्चर 4। टॉपिक है हमारा द लैग्रांज इंटरपोलेशन। क्वेश्चन 11, द डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। इससे पहले हम इस चैप्टर में एक और मेथड देख चुके हैं इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल मालूम करने का, और वो है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। वो हम देख चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम दूसरे मेथड पे आते हैं, और वो है लैग्रांज इंटरपोलेशन। यानी हमें गिवन डेटा पॉइंट्स को लेकर लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल डेवलप करना है। यूं कहने कि हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल डेवलप करना है, और इसके लिए हम लैग्रांज फार्मूला यूज़ करेंगे। सपोज करेंगे n+1 डेटा पॉइंट्स हैं, x0, f0, x1, f1 अप टू xn fn किसी फंक्शन f के, और जो कि नोड्स x0, xn अप टू xn, ये सारी नोड्स आर्बिट्रेरीली अरेंज्ड हैं, डिस्टिंक्ट हैं और आर्बिट्रेरीली अरेंज्ड हैं। यानी कोई शर्त नहीं है कि ये इक्विस्पेस्ड नोड्स हों, और कोई शर्त नहीं कि ये ऑर्डर्ड हों। यानी ज़रूरी नहीं है कि x0 से बड़ी x1 वैल्यू हो और x1 से बड़ी x2 वैल्यू हो, और चलते चलते xn-1 से बड़ी वैल्यू xn हो। कोई शर्त नहीं है ऐसी, कोई तरतीब कुछ भी हो सकती है इनकी, और आपस का बाहमी फासला कुछ भी हो सकता है। यानी इनका इक्विस्पेस्ड और इक्विडिस्टेंट होना और ऑर्डर्ड होना शर्त नहीं है। इनको हम कहते हैं ये आर्बिट्रेरीली अरेंज नोड्स हैं, बहरहाल डिस्टिंक्ट हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ द लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, उसको हम Pn नाम दे देते हैं, जिसकी एटमोस्ट डिग्री n होगी। उसकी हम ये शेप अज्यूम कर लेते हैं कि f0, f1, f2 अप टू fn इन गिवन वैल्यूज के साथ l0, l1, l2 अप टू ln जो कि x के फंक्शंस हैं, ये कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और Pnx इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, इस तरह से। अच्छा, अब इसके बाद LI हम इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। I को 0 पुट करेंगे तो LI आ जाएगा, L को 1 पुट करेंगे तो L1 आ जाएगा। चलते चलते I को सबसे आखिर में N पुट करेंगे तो LN आ जाएगा। इसको हमने समेशन फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ फ़र्ज़ करें कि अगर हम इसमें x2 पुट कर लेते हैं तो उस मौके पे क्या होना चाहिए, Pn की वैल्यू x2 पर f2 इक्वल होनी चाहिए। ऐसा किस सूरत में मुमकिन है? ऐसा दो सूरतों में मुमकिन है। वो ये है कि f2 हम लाना चाह रहे हैं Pn x2 पे हम f2 लाना चाह रहे हैं, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाए और बाकी सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएं। ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल इफ L2 x2 1 हो जाए, ताकि यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और खाली f2 बच जाएगा, और जो बाकी सारे हैं L0 x2, L1 x2, L3 x2, LN x2, वो सारे 0 हो जाएं। इन जनरल हम इन दोनों बातों को ऐसे लिख सकते हैं कि Pn(xi) इज इक्वल टू Fi हो जाए और Li(xj) हो जाए इक्वल टू 1 जब i इक्वल टू j हो, यानी सेम हो। जिस तरह ये L2 x2 सेम है तो उस केस से 1 हो, अदरवाइज ये L0 x2, L1 x2, L3 x2 मुख्तलिफ होने की सूरत में ये 0 आ जाए। तो ये दो शराइत बनती हैं। ये पहली शर्त तो वही वाली है इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल वाली, जो कि पूरी करनी है, और दूसरी है रोनेकर डेल्टा प्रॉपर्टी है। ये सेटिस्फाई होने की सूरत में ये ऐसा हुआ करेगा। Pn(x2) की वैल्यू f2 के इक्वल होगी, Pn(x1) की वैल्यू f1 के इक्वल होगी, Pn(x3) की वैल्यू f3 के इक्वल होगी, Pn(xn) की वैल्यू fn के इक्वल होगी, P0 x0 की वैल्यू f0 के इक्वल होगी। यानी सारे इस तरह से जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल की, वो सेटिस्फाई हो पाएंगी इन दो सूरतों में। लिहाजा अब हमने सबसे पहले करना क्या है, जो LIX है इसके लिए एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करना है। FI तो गिवन है, LIX के लिए हमने एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करना है इस तरह का कि LIXJ 0 हो जाए जब I इज़ नॉट इक्वल टू J हो। हम ये चाहते हैं दूसरी चीज़, यानी LIXJ 0 हो जब I और J इक्वल ना हो। पहली चीज़ ये कर लेते हैं। उसके लिए हम नोट करते हैं कि LIX शुड हैव अ फैक्टर x माइनस x0। हम चाहते हैं कि इसमें x0 पुट करें तो 0 आ जाए, x1 पुट करें तो 0 आ जाए। इन शॉर्ट ये कि हमें रेलिवेंट फैक्टर चाहिए होगा। अगर इसकी डेफिनेशन में फैक्टर शामिल होगा x माइनस x0,
तो जब हम x को x नॉट पुट किया करेंगे तो x नॉट माइनस एक्स टू जीरो, x नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो हो जाएगा। तो लिहाजा x इक्वल टू एक्स नॉट पे एल आई एक्स नॉट जीरो बन जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें फैक्टर मौजूद है x माइनस एक्स वन, तो उससे क्या होगा कि जब हम x को x1 पुट करेंगे तो x1 माइनस एक्स वन आ जाएगा, उसकी वजह से एल आई एक्स वन सारा जीरो हो जाएगा। फाइनली इसमें एक फैक्टर x माइनस एक्स एन भी होना चाहिए, सच दैट जब हम x को x नॉट एक्स एन पुट करें तो एल आई एक्स एन वो जीरो बन जाए। तो हमें एक इसमें शेप चाहिए उसमें। However, LIX must not have a factor x minus xi, उसमें से एक मिसिंग होगा, वो जो फैक्टर है, यानी LIXI सेम ना हो, xi के अलावा जो i के अलावा जो बाकी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो उन पर जीरो हुआ करे और इस पर वन हुआ करे, इस पर जीरो ना हुआ करे। तो इसका मतलब है कि जो LIX का एक्सप्रेशन होगा उसमें ये कुछ मौजूद होगा, x माइनस एक्स नॉट होगा, x माइनस एक्स वन होगा, चलते चलते x माइनस एक्स आई माइनस वन होगा, x माइनस एक्स आई मिसिंग होगा, फिर x माइनस एक्स आई प्लस वन आ जाएगा, फिर चलते चलते x माइनस एक्स एन तक जाना है। तो हम कह सकते हैं कि LIX की जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है उसमें इस तरह का एक्सप्रेशन ओवरऑल मौजूद होगा उसमें, जिसमें ये फर्दर जो फैक्टराइज्ड फैक्टर्स मौजूद हैं इसके अंदर। This will make LIXJ is equal to 0 for I not equal to J, यानी LIXJ जब I और J सेम ना हुआ करेंगे तो ये जीरो हो जाया करेगा इन फैक्टर्स की वजह से। चाहे x अगर हम x को x नॉट पुट करें तो ये पहला फैक्टर सबको जीरो कर देगा, x को x1 पुट करें तो ये वाला फैक्टर सबको जीरो कर देगा, इस तरह से आ जाएगा। लेकिन जब हम x को xi पुट करेंगे तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि सबको जीरो करे। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू xi पर, यानी LIXI ये जीरो नहीं होगा। अच्छा, एक बात, दूसरी बात है हम इसे लाना भी वन चाहते हैं, LIXI को जो सेम हो तो हम वन लाना चाहते हैं। अब इसका मतलब है कि उस मौके पर इस एक्स पूरे सब को वैनिश करने के लिए सारे कट जाए कहीं से ताकि ये वन आ जाए। तो इसका मतलब है कि ये चीज ऊपर न्यूमरेटर में है, सेम यही चीज हम रख देते हैं डिनोमिनेटर में, लेकिन किस काम के लिए, उसमें एक्स आई इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो अब आप नोट करें कि जिस मौके पे ऊपर जिस मौके पे next LIXI is needed to be 1. This happens if x minus x naught, x minus x1 or up to this is vanished for the expression LIX at x equal to xi. Therefore, the factorized form of LIX should also include a factor. तो लिहाजा उसमें एक फैक्टर ये भी होना चाहिए ताकि वो उसे वैनिश कर दें। This will make LIXI as 1. Thus, the expression for the polynomial Li called Lagrange coefficient or cardinal polynomial that satisfy the desired property could be given by. तो इस तरह से आ जाएगा कि इसमें ये एक फैक्टर मौजूद है एक्स आई माइनस एक्स नॉट वगैरह। अब आप नोट करेंगे इस मौके पे जब आप x को एक्स आई पुट करेंगे तो ऊपर वाला ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट होके वन आ जाएगा, डिवाइड होके कैंसिल आउट होके वन आ जाएगा। तो लिहाजा ये जो हमारा एक्सप्रेशन बन गया ओवरऑल, ये हमारा एक्स एल आई एक्स का हमने एक्सप्रेशन डेवलप कर लिया और हमें यही चाहिए था। हमारा पोलिनोमियल क्या है, दिस वन, इसमें एल आई इन्वॉल्व है। अब हमें एल आई की वैल्यू चाहिए, एल आई का एक्सप्रेशन चाहिए, ये हमने एल आई का एक्सप्रेशन डेवलप कर लिया है। इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कैपिटल पाई आ गया जो कि मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, ऊपर हमने कैपिटल सिग्मा भी यूज किया है, ये सिंबल ये समेशन को शो करता है कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए, और जबकि ये अगर वैल्यूज या फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके लिए इन्वॉल्व होगा। तो नोट करें हमें क्या उसमें यूज कर लिया, जे की वेरिएशन करनी है 0 से लेकर n तक, किसी भी एल आई के लिए आई तो फिक्स रहेगा, जे वेरी करेगा 0 से n तक, और यहाँ करनी मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री, चलते चलते इंटू एक्स माइनस एक्स एन आएगा। लेकिन जाहिर सी बात दरमियान में हमने ये वाला काम भी करना है, मकसद क्या है उसका, जे इज नॉट इक्वल टू आई, जे की ऐसी वैल्यू हरगिज नहीं आएगी, यानी वो मिसिंग होगी इसमें से, जे अगर से 0 से n तक होगा लेकिन आई कभी नहीं होगा। तो लिहाजा इसको एक्सपैंड करने से ऊपर वाला ही बनता है। तो इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये हमारा काम मुकम्मल हुआ, हमने एक लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का फार्मूला डेवलप कर लिया है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो क्या होगा, नोट करें कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो फार्मूला क्या बन जाएगा, P1x बनेगा और उसमें सिर्फ 2 टर्म्स होंगी, L0 F0 और L1 F1। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, हम चाहते हैं कि L0 की वैल्यू x0 पे 1 आ जाए, सेम जो हो गया ये i j, और L0 की वैल्यू x1 पे 0 हो, L1 x0 भी 0 हो और L1 x1 1 आ जाए, यानी जब वो सेम हुआ करेंगे Li और xi तो उस वक्त 1 आ जाए, अदरवाइज 0 हो, ये हम चाहते हैं। तो लिहाजा जो हमारा एक्सप्रेशन है Lix का वो ये बन जाएगा जो ऊपर हम डेवलप किया है। इसमें n की वेरिएशन कहाँ तक चलेगी हमारी, ये 0 से लेकर 1 तक चलेगी, क्योंकि हमने L1 तक जाना है, L0 चाहिए हमें, L1 चाहिए। तो आई तो इसमें j की वेरिएशन 0 से 1 तक होगी और i की वेरिएशन भी 0 से 1 रखनी है, यानी हमने L0 मालूम कर लेना है, फिर L1 मालूम करेंगे। जब L0 मालूम करेंगे तो j वेरी करेगा 0 से 1 तक, फिर जब L1 मालूम कर रहे होंगे फिर दोबारा j वेरी करेगा 0 से लेकर 1 तक एक्सप्रेशन के लिए। दैट इज, अब इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। तो j को पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, लेकिन हमने i के इक्वल पुट नहीं करना, तो पहले L0 में ये वाला चीज़ बन जाएगी, यानी j इक्वल टू 0 आप पुट नहीं कर सकते L0 के लिए, क्योंकि i 0 है। फिर एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, j को 1 रखेंगे, तो जब j को 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस x1 ओवर x0 माइनस x1, क्योंकि i की वैल्यू 0 है। इसके बाद L1 देखते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा, उसमें x1 आएगा ही नहीं, सिर्फ x0 वाला फैक्टर आएगा। अब हम जाके पुट कर देते हैं L0 L1 की वैल्यूज़ यहाँ एक्सप्रेशन में P1 के, तो ये बन जाएगा 10 P1 इज इक्वल टू, ये L0 की वैल्यू आ गई और ये L1 की वैल्यू आ गई। इनको अगर हम देखना चाहें L0 L1 की शेप क्या है बेसिकली, तो इस तरह से है, दो ही नोड्स हैं इसमें, x0 पे f0 वैल्यू है और x1 पे f1 वैल्यू है। ये इनफैक्ट फंक्शन की वैल्यू तो होगी, जो भी हम बात कर रहे हैं कि x0 पे L0 1 आ गया और x1 पे L1 1 आ गया, दूसरे पे बस 0 होगा। तो इस तरह से ये इनके दोनों को जो प्लॉट करना चाहें तो ये ऐसे बनेंगे। Given the three data points, find the expression of the Lagrange interpolating polynomial of degree 2. Given the two data points x0, x0, f0, x1, f1 and x2, x3. In fact, sorry, ये 3 data points हैं. Given the 3 data points. तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पहले वाले केस में हमने 2 किए हैं और इस वाले केस में हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। तो जो उसके लिए पॉइंट बनेगा वो P2 के नाम दे सकते हैं उसे, और डिग्री 2 का एट मोस्ट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, P2 xi इज इक्वल टू fi। और वो कैसे आएगा, P2 इज इक्वल टू L0 f0 प्लस L1 f1 प्लस L2 f2। हमने L0 L1 L2 चाहिए, वो कैसे आएंगे, हम जानते हैं कि जो लेग्रांज कोफिशिएंट्स हैं वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। क्या चीज़, L0 की वैल्यू x0 पे 1 होगी, बाकी दोनों पे 0 होगी। L1 की वैल्यू x1 पे 1 होगी, बाकी दोनों पे 0 होगी। L2 की वैल्यू x2 पे 1 होगी, बाकी दोनों पे 0 होगी। इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाला एक्सप्रेशन जो बनता है हम डेवलप कर चुके हैं, वो ये बनता है। कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और अगर हम इसे I1 I0 1 2 के लिए एक्सपैंड करना चाहें तो ये I0 के लिए, फिर I1 के लिए और फिर ये I2 के लिए बन गया। 0 वाले केस में ऊपर 0 वाला फैक्टर मिस होगा और यहाँ नीचे 0 इन्वॉल्व होगा। 1 के लिए ऊपर 1 वाला फैक्टर मिस होगा और नीचे यहाँ पे 1 इन्वॉल्व होगा। L2 के लिए ऊपर x माइनस x2 वाला फैक्टर मिस होगा और यहाँ नीचे x2 होगा। ये उस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, हम ऊपर देख के आ चुके हैं। तो P2 हमारा ये बन जाएगा। अगर हम L0 L1 और L2 को पिक्चर पर देखना चाहें तो वो इस तरह से बनेंगे। L0 x0 पे 1 है, बाकी पे इस पे भी 0 है और नेक्स्ट भी 0 है। L1 x1 पे 1 है, बाकी दोनों पे 0 है, तो इसका पैराबोलिक शेप ऐसे बनेगी। L2 x1 पे इनफैक्ट ये x2 है, तो यहाँ मिस्टेक है, ये x2 होना चाहिए। L2 x1 पे L2 x2 पे 1 है, x1 पे भी वो 0 है और x0 पे भी 0 है। Given 4 data points, find the expression of the Lagrange interpolating polynomial of degree 3.
अब हमें 4 डेटा पॉइंट्स गिवन है, x0, f0, x1, f1, x2, f2 और x3, f3। तो जो इसके लिए डेवलप होगा पोलिनोमियल वो एटमोस्ट डिग्री 3 का होगा और उसको हम P3 कह देते हैं। तो P3 xi fi ये इंटरप्रेटिव शर्त हो गई है। इसके मुताबिक जो लेग्रांज फार्मूला बनेगा तो वो ये इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा। अब हमें L0, L1, L2 और L3 की वैल्यूज चाहिए। प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई की जाएंगी, प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई करेगा वो ये वाली होंगी। L0 x0 पे 1 होगा, बाकी सब पे 0 होगा। L1 x1 पे 1 होगा, बाकी तीनों पे 0 होगा। L2 x2 1 होगा, जबकि L2 की वैल्यू x0, x1, x3 पे 0 होगी। L3 की वैल्यू x3 पे 1 होगी और L3 की वैल्यू x0, x1, x2 उन पे 0 होगी। इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाला जो लेग्रांज कोफिशिएंट होगा उसका जनरल एक्सप्रेशन ये बनता है। जे वेरी कर रहा है 0 से लेकर 3 तक। नेक्स्ट ये L0, L1, L2, L3 ये हमारे एक्सप्रेशन इस तरह से बनेंगे। L0 वाले में ऊपर x0 मिस होगा और नीचे ये x0 इन्वॉल्व, उसमें बाकी सारे आप देख सकते हैं। तो P3 जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर हम इस L0, L1, L2, L3 को पिक्चर पर देखना चाहें तो कुछ ऐसे बनेंगे। L0 की वैल्यू x0 पे 1 है, बाकी सब पे, इस पे भी 0 है, इस पर भी 0 है और इस पर भी 0 है। L1 की वैल्यू x1 पे 1 है, x0 पे भी 0 है, x2 पे भी 0 है और x3 पे भी 0 है। L2 की वैल्यू x2 पे 1 है, उससे पहले x1 पे भी 0 है और x2 पे भी, x0 पे भी 0 है और x3 पे भी 0 है। यहाँ से नोट करें, ऊपर से आ रही ग्रे कर्व। x3 पर L3 1 हो जाएगा, उससे पहले वो x2 पर, x1 पर और x0 तीनों पर 0 है। ये क्यूबिक टर्म्स बनती हैं इनफैक्ट। तो इन क्यूबिक टर्म्स को आपस में एडअप करेंगे इस तरीके से, तो P3 हमारा क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा। आगे ये क्वेश्चन हैं बिल्कुल इस स्टाइल के कि हमारे पास इस प्रॉब्लम 7 में 2 डेटा पॉइंट्स गिवन है। तो इसकी मदद से हमने P1x डेवलप किया, लेकिन P1x अब की बार हमने डेवलप करना है लेग्रांज फार्मूले से। तो इस तरह से हमने P1 डेवलप किया, उसमें x की वैल्यू 0.25 पुट की हमने, या जो भी उसमें कंसर्निंग हमारा पॉइंट था, हमने अप्रोक्सीमेट करनी थी 2 पर, तो 2 पे मालूम कर लेंगे। 0.25 तो 0.25 में मालूम कर लेंगे, जिस पर भी है। तो इस केस में अगर ये 25 के ऊपर है तो 25 पे हम मालूम कर लेते हैं। तो ये 0.25 पे इसकी वैल्यू आ गई है 0.9652। हमें वैसे पता है कि कॉस की वैल्यू 0.25 पे 9689 होती है बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर, जबकि हमने यहाँ से P1 लेग्रांज पे हमने 0.9652 निकाली है। अगर हम इसकी आपस में एरर निकालें तो वो 0.4% आती है। ये काम जस्ट हमने एक रफ टेस्टिंग के लिए, एक स्केचिंग के लिए, अपने माइंड में स्केच बनाने के लिए किया है। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 डेटा पॉइंट्स गिवन है, इनमें से पास करने वाला डिग्री 2 का पोलिनोमियल P2x हमने मालूम कर लिया इस तरह से लेग्रांज फार्मूले से। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब चूंकि π/3 पे वैल्यू मालूम करें जो कि असल में 60 डिग्रीज हैं, तो लिहाजा हम इसको इन यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। जो हमने एक्सप्रेशन डेवलप किया है इसमें x की वैल्यू हम 60 डिग्रीज पुट कर देते हैं तो इस तरह से आ जाएगा। अब ये वाला एक्सप्रेशन बना ही डिग्रीज के लिए, एक्चुअली हम इसमें रेडियन पुट नहीं कर सकते, हम इसमें डिग्रीज की पुट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें x0 ये है, x1 ये है और आखिर में x2 ये है और x3 ये है। इस पॉइंट हमें वैल्यू मालूम नहीं, 3 पॉइंट हमारे बनते हैं। हम इसे t नाम दे देते हैं। अगर हम इसे नाम देना चाहें तो फॉर कन्वीनियंस कंसीडर द ईयर 1990 एज द ओरिजिन एंड वी यूज द ट्रांसफॉर्मेशन टी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 1990। तो हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, T0 की वैल्यू 1 हो गई है, T1 की वैल्यू 2 हो गई है और T2 की वैल्यू 4 हो गई है। अब हमें F0 443 गिवन है, F1 हमें 384 गिवन है और F2 हमें, यानी F की वैल्यू T2 पर हमें गिवन है 397। इनको यूज़ करते हुए P2x हम डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए जो रेलिवेंट लेग्रांज कोफिशिएंट्स है वो हम डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें पुट करके P2 का एक्सप्रेशन डेवलप कर लिया। अब हमें P2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है T3 पर, वो हम यहाँ से मालूम कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू दिस वन।
इस तरह से कुछ और ये क्वेश्चन हैं, तो स्टूडेंट्स इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, रेलिवेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करें, जिनका हमें आंसर कैलकुलेटर से मालूम हो सकता है बाद में उन जिन फंक्शंस का, उसका हमने वैसे भी मालूम करके और इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल से भी अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू को, उनका आपस में हमने एरर्स भी हमने चेक किए हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।